नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के अध्ययन का विषय है एक कहानी जिसका शीर्षक है बोध। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदू और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले, उत्तर प्रदेश के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजाय बराय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। बोध कहानी शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डालती है और सत्यापित करती है कि अध्यापन कार्य गौरव की बात है तथा इबादत से कम नहीं है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं पंडित चंद्रधर अध्यापक, मुंशी बैजनाथ सियाहे नवीस, अतिबल सिंह हेड कांस्टेबल, कृपाशंकर शिष्य। यह कहानी भौतिक मूल्यों पर नैतिक मूल्य की विजय को उजागर करती है। यह एक प्रेरणादायी कहानी है जो सामाजिक मूल्यों और मानव व्यवहार पर आधारित है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन वे अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं रहते थे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन गुजरता। इस नौकरी में तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। उसे भी ख़त्म होते देर नहीं लगती। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, जो थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सियाहे नवीस थे। वास्तव में देखा जाए तो उन दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी चैन और सुखमय वाली थी। दोनों के पास नौकर चाकर होने के साथ साथ मोहल्ले वालों के दिल में उनके लिए पर्याप्त सम्मान भी था। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुढ़ते और अपनी किस्मत को कोसते। यहाँ तक कि उन दोनों के लड़कों को पढ़ाना भी पड़ता। वे दोनों पंडित जी के घर कभी आटा तो कभी दूध व सब्जी भेज देते थे। कभी कभार तो पंडित जी को उनसे बुरा भला भी सुनने को मिल जाता था, परंतु बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते थे। अपनी इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने कई प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदें की, पर कुछ न हुआ। आखिरकार वे हार मानकर बैठ गए। लेकिन वे इन सब के बावजूद भी बच्चों को मन लगाकर पढ़ाना नहीं छोड़े, जिससे उनके अफसर बहुत खुश रहते थे। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ इनाम भी मिलता रहता और अवसर मिलने पर अफसरों के द्वारा उनका वेतन भी बढ़ता रहता। एक बार सावन के महीने में जब मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की योजना बनाई, तो उन्होंने पंडित जी को भी अपने खर्च के साथ ले गए।
बिल्लौर से रात को 1 बजे ट्रेन थी। ट्रेन आते ही भगदड़ के कारण मुंशी जी पहले चढ़ गए तथा ठाकुर साहब और पंडित जी साथ में थे। जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांटकर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। जवाब में जब ठाकुर साहब ने उसका परिचय पूछा तो उस मुसाफिर ने जवाब दिया, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था और जिनसे आप 25 रुपये लेकर टले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर ठहाका लगाकर बोल उठा, अरे सिपाही जी, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़ी ही है कि आपका रौब में फ़र्क पड़ जाएगा। जब ठाकुर साहब ने उससे भी परिचय पूछा तो उसने कहा, आपने मेरी सूरत भले ही न देखी हो पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात के डंडे लगाए थे। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अवसर पाते ही ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बैठाया। तब तक इधर दोनों मुसाफिरों ने ठाकुर साहब का सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। दूसरे डिब्बे में जाते वक्त दोनों ने ठाकुर साहब को धक्का दे दिया। वे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। बाद में ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुन फिर कैसे भी गाड़ी पर चढ़े। उधर मुंशी बैजनाथ भी मुसीबत झेल रहे थे। वहाँ पैर फैलाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। तबीयत काबू से बाहर हो गई और वे स्टेशन से उतर पड़े और नीचे लेट गए। पत्नी और सभी लोग मुंशी जी की बिगड़ती हालत देख घबरा गए तथा सभी लोग वहीं उतर गए। जल्दीबाजी में एक ट्रंक ट्रेन में ही रह गया। ट्रेन चली गई। जब स्टेशन मास्टर ने हाल देखा तो हैजा का प्रकोप बतलाकर जल्दी रोगी को बाहर ले जाने का हुक्म दिया। पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश होने लगी। बहुत छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि पास ही एक छोटा अस्पताल है। लोगों की जान में जान आई। हालांकि डॉक्टर चोखेलाल पेशे में कंपाउंडर था, पर लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर मुंशी जी ने धीरे से बोला, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते थे। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? जवाब में चोखेलाल ने कहा, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप डांटकर अपना हक वसूल करते हैं, न दूँ तो शाम तक खड़ा रहना पड़े। अब मेरी फ़ीस के 10 रुपये निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए, और अगर ठहरना चाहे तो 10 रुपये रोज़ लगेगा। जब ठाकुर साहब ने मुंशी जी की पत्नी से रुपए मांगे तो उन्होंने छाती पीट ली। हाय, ट्रंक तो ट्रेन में ही छूट गया जिसमें पैसे थे। किसी तरह पैसों का इंतजाम हुआ। अगले दिन मुंशी जी की पत्नी के जेवर बेचने पड़े, तब जाकर इलाज कराना हो सका तथा स्थिति में सुधार आया। फिर रात को गाड़ी पकड़ी और अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँचा तो कहीं ठहरने का प्रबंध न हो सका। हर जगह भीड़ ही भीड़। पेड़ के नीचे आराम की सोची तो वहाँ भी लोगों की भीड़ इकट्ठी पहले से ही मौजूद थी। आखिर में एक जगह खुले आसमान के नीचे चटाई बिछाकर बैठे। तभी ज़ोर ज़ोर से बादल गरजा, बिजली चमकी और वर्षा की बूंदें गिरने लगी। सभी परेशान हो गए। तभी अचानक नदी की तरफ से आते हुए एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए पंडित जी ने पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? व्यक्ति ने पंडित जी के झुककर पैर छुए और बोला, गुरुजी, पहचाना नहीं? मैं कृपा शंकर, आपका पुराना शिष्य। पंडित जी ने शिष्य को पहचानने में देर नहीं की। फिर अपनी समस्या से रूबरू कराया। शिष्य गुरु तथा उनके साथियों को सम्मान के साथ अपने घर ले गया तथा अतिथि सत्कार
पूरी निष्ठा और प्रेम से की। शिष्य कृपाशंकर ने गुरुदेव तथा उनके साथियों को अच्छे से दर्शन कराया, घुमाया फिराया, खूब मेहमान नवाजी की। फिर 4-5 दिनों के बाद पूरे आदर के साथ उन्हें स्टेशन छोड़ने गया। सीट दिलाई, पैर छूकर प्रणाम किया और उन्हें विदाई दी। शिष्य कृपाशंकर की आंखों में प्रेम के आंसू छलके और बोला, गुरुजी, फिर कभी सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। जब पंडित जी घर वापस आए तो उनके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आया। इस प्रकार उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की ख्वाहिश नहीं रखी। जय गुरुदेव। धन्यवाद।